आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है भाग 16। देव एयरपोर्ट से पूरे 5 घंटे बाइक चलाता कार्तिक को उसके घर छोड़कर बिना कुछ कहे वापस बाइक मोड़ लेता है। पीछे से कार्तिक उसे रोकने आवाज़ लगाता रह जाता है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अवनी अपने माँ पिता के साथ मुख्य कमरे में बैठी उनको परेशान होता देख रही थी, पर आखिर कर भी क्या सकती थी। उसका भाई देव चाहे जितनी भी देर करता पर हमेशा बता जाता था या कार्तिक का ही फ़ोन आ जाता, क्योंकि उसके अलावा किसी और के साथ वह होता ही नहीं। पर आज पूरा दिन भर न देव ने फ़ोन उठाया न उसने ही फ़ोन करके कुछ बताया, इसलिए वे सभी उसके लिए परेशान हो रहे थे। तब से कार्तिक का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सुनिए जी, क्या कार्तिक का फ़ोन लगा? देव की माँ तब से अपने पति को फ़ोन के पास बैठा देख कहती हैं। वे एक हाथ से सर थामे उसकी ओर गहरी नींद से देखते हुए कहते हैं, नहीं, पता नहीं कहाँ है देव। वे एक हाथ से सर थामे उनकी ओर गहरी निगाह से देखते हुए कहते हैं, नहीं, पता नहीं कहाँ है देव। बता देता अगर कहीं जाना भी था। तभी अचानक टेबल पर रखे लैंडलाइन फ़ोन की घंटी घनघना कर बज उठी, जिसे लपक कर फ़ोन उठाते देव के पिता हेलो बोल उठे। पत्नी भी घबराई सी उनके पास सरक आई। ये देख वे फ़ोन स्पीकर पर लगा देते हैं। उधर से कार्तिक बोल रहा था, अंकल मेरा फ़ोन दुकान पर छूट गया था, अभी भैया लाए तब देखा आपका 20 मिस कॉल था। तुम घर पर हो बेटा? हाँ। देव भी है क्या तुम्हारे साथ? उसने बताया नहीं था, इसलिए थोड़ा हम परेशान हो गए थे। देव, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा? अपने प्रश्न पर उल्टा कार्तिक का प्रश्न सुनते उसकी आंखें जैसे हवा में लटक गई और वे हैरान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब पूरा दिन हम साथ थे अंकल, पर 9 साढ़े 9 वह मुझे घर छोड़कर निकल गया, तो अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। कार्तिक जैसे सोचते सोचते सब कह रहा था, जिससे उस पर उसकी आवाज़ सुनते हुए तीनों परेशान हो उठे। कहीं कुछ काम से गया है, कुछ बताया नहीं तो घर क्यों नहीं आया? इस पर कार्तिक चुप हुआ, जैसे कुछ सोच में पड़ गया। बेटा, कोई और बात हुई तो बताओ, कोई परेशानी है क्या? अंकल, वो दरअसल नीमा हमेशा के लिए देश से बाहर कनाडा चली गई और आखिरी बार देव उससे मिल भी नहीं पाया। नीमा? वे एक साथ चौंके। हाँ अंकल, देव बहुत दुखी है, क्योंकि नीमा की मौसी ने उसे नौकरानी बनाकर अपनी बेटी के साथ भेज दिया और ये बात देव को सहन नहीं हुई, जिससे वे उसे रोकने दिल्ली एयरपोर्ट तक भी गया, पर हम बस कुछ सेकंड से रह गए और वे हमेशा के लिए कनाडा चली गई। क्या नीमा जानती है ये बात? क्या देव से हुई उसकी कोई बात? अभी उस पार से देव की माँ चिंतित स्वर में पूछ रही थी। तब देव सब कुछ सिलसिलेवार उनको बता देता है कि किस तरह से देव उसे तलाशता नीमा की मौसी के घर तक पहुंचा, पर तब तक वह निकल गई। शायद यही बात से देव दुखी हो गया हो, पर है कहाँ देव? इस सवाल का जवाब सभी एक साथ खोजने लगे कि आखिर देव होगा कहाँ। कार्तिक उसे खोजने की बात करने लगा कि तभी आहट हुई, जिसे भागकर अवनी बाहर देखती है। भैया आ गए। अवनी की बात सुन कार्तिक को बताकर फ़ोन रखते अब सभी बाहर की ओर लपकते हैं। उनके सामने से देव आ रहा था। सॉरी बाबा, देर हो गई, सर झुकाए कहता हुआ वह अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। उसकी ऐसी बिखरी हालत देख देव के पिता उसे रोककर कुछ कहने वाले थे, पर उससे पहले ही माँ उनका हाथ पकड़कर उन्हें रुकने का इशारा कर देती है। देव चला गया तो ये अवनी को भी वे जाने को बोलकर अपने कमरे में चल देते हैं। अभी वे परेशान है ना, तो अभी कुछ पूछना ठीक नहीं होता जी। उसे कुछ वक्त देते हैं जिससे वह खुद को संभाल सके। माँ उनको आश्वस्त करती बेड के पैताने बैठी हवा में हाथ जोड़ अपने गुरु को याद करती लेटने की तैयारी करने लगती हैं। ठीक है, पर मैं देव को ऐसे देख नहीं सकता। वे भी हवा में हाथ जोड़ते कहते हैं, मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान। वे दोनों अपने अपने हिस्से पर विपरीत करवट लेते लेट तो गए थे, पर उन दोनों में से किसी की आंखों में नींद का कतरा भर नहीं था। अब आने वाला वक्त उनके हिस्से में क्या रंग लाएगा वे नहीं जानते थे।
बस ईश्वर को हाथ जोड़ वे बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद भर कर सकते थे। सुबह अपनी अधकचरी नींद बिस्तर पर अधूरी छोड़कर देव के पिता उठे तो देखा पत्नी साथ वाले छोटे कमरे में अपनी साधना में तल्लीन थी। वे उसी दिशा की ओर हाथ जोड़कर उठते हुए दीवार घड़ी की ओर एक सरसरी दृष्टि डालते हैं जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। घड़ी का समय देखते एकदम से उनकी याद में देव का चेहरा समा गया। रात का मुरझाया देव का चेहरा याद कर वे फिर उदास हो उठे। उन्हें पता था देव अभी सो रहा होगा। यही सोच वे उसके पास न जाकर मुख्य कमरे में आकर बैठ गए, जहाँ कॉलेज जाने को तैयार अवनी अपनी किताबों में झुकी हुई कुछ देख रही थी। कॉलेज जा रही हो बिटिया? वे उसका ध्यान अपनी ओर करने उसे टोकते हैं। हाँ पापा। सर उठाकर अपने पिता की ओर देखकर वह जवाब देती है। तभी उनकी नज़र किशोर पर जाती है जो देव के कमरे से बाहर निकल रहा था। किशोर, क्या देव उठ गया? और ये क्या है? पूछते हुए उसके हाथ की ट्रे की ओर नज़र गड़ा देते हैं। उठ गए भैया जी तो दुकान में चले गए, तभी उनका नाश्ता लाया था पर कुछ खाया ही नहीं। अपनी बात कहता 2 पल रुका, उनका चेहरा देखता रहा, पर जब वे मुंह उसे ताकते रहे तो वे वापस पीछे मुड़कर चला जाता है। इतनी जल्दी चला गया? वे मन ही मन बुदबुदाए, पर साथ में बैठी अवनी उनकी ओर देखती हुई बोलती है। हाँ, मैंने भी पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर की ओर चले गए। अब दोनों हतप्रभता से एक दूसरे को देखते रहे। 10:30 बजते बजते देव के पिता अपनी दुकान पहुंच गए, जहां वे तुरंत ही देव को देखते अंदर की ओर आते हैं। दुकान 10 बजे ही खुल जाती थी। ये रुद्रपुर की गोल मार्केट की सबसे फेमस फास्ट फूड कॉर्नर था, जो सुबह के 9 से लेकर रात के 10 बजे तक पूरी रौनक के साथ चालू रहता था। उसके पिता इसे अपने विश्वस्त और पुराने 4 कर्मचारियों के साथ संभालते थे। एक तो इतना विश्वसनीय था कि दुकान की चाबी उसी के पास रहती और सुबह वही आकर दुकान खोलता भी। पर कुछ दिनों से देव उस दुकान पर बैठने लगा था। ये बात उनको खुश करती थी, पर आज देव को कुछ ज़्यादा ही व्यस्त देख वे उसको एकटक देखते रह गए। सारे कर्मचारी भी मौन ही उसके देव की तलखी का कारण जानना चाहते थे। देव भी बिना किसी की ओर देखते खुद को व्यस्त रखे था। दुकान में ग्राहक आ जा रहे थे। तभी हमेशा की तरह देव को तलाशते कार्तिक आते ही उससे आवाज़ लगाता है, पर देव उसकी ओर ध्यान न देकर स्टोर की ओर चला जाता है। देव के पिता सब देख रहे थे, इसलिए वे कार्तिक को इशारे से अपनी तरफ बुला लेते हैं। अंकल, ये देव को पहले तुम ये अपना फेवरेट वाला बर्गर खाओ। वे एक बना बनाया बर्गर उसकी तरफ करते हुए धीरे से कहते हैं, ये सुबह से ही ऐसे है। अब दोनों बड़ी बेचारगी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देव उनको देखा करता स्टोर से कुछ कहता हुआ बाहर आ रहा था। ये सारे बन यहीं रख दिए, कुछ आगे की रेक पर लगाओ। देव की सख्त आवाज़ सुनकर एक कर्मचारी चुपचाप उठकर स्टोर के अंदर चल देता है। अब देव किसी दूसरे कर्मचारी को उन ग्राहकों की तरफ जाने का हुक्म देता है, जो उसे लग रहा था कि काफ़ी देर से अपने टेबल पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। उसका तेवर देख देव के पिता और कार्तिक उससे नाखें बचाकर दूसरी ओर देखने लगे। फिर देव से उनसे दूर जाते हुए फिर से आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। अच्छा बेटा, जहाँ वो लड़की नीमा गई है वहाँ देव जा तो सकता है ना? हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं? कार्तिक भी उतने ही धीमे स्वर में जवाब देता है। तो उसका ना रिजर्वेशन करा दो। रिजर्वेशन? वे चौंक कर उनकी ओर देखता है। अंकल, वो कनाडा है, कर्नाटक नहीं। वे अपनी ओर लगातार देखते उनके गोल मटोल चेहरे को मरमरी हालत में देखता हुआ फुसफुसाया। अच्छा, तो बहुत दूर तो नहीं है ना? अब ये तो पता नहीं अंकल, हम सब मिलकर उसे ना वो क्या है कनाडा भेज देते हैं, तब तो वो खुश हो जाएगा ना। कहते हुए पिता एक उम्मीद भरी नज़र देव की ओर दौड़ाते हैं, जो फिर से अपने सख्त भाव के साथ काउंटर पर खड़ा रजिस्टर की ओर झुका था। अंकल, उनमें तो बहुत पैसा लगेगा और वीज़ा भी बनवाना पड़ता है। कोई बात नहीं, अपने बच्चे की खुशी के लिए सब जुटा लेंगे, बस तुम पता कर लो कि बेटा टिकट कहाँ से मिलेगा। तभी देव उनके पास से गुजरता है तो उनके स्वर ही बदल जाते हैं।
हाँ हाँ अंकल, पता कर लूँगा, वो लेटेस्ट चीज़ की दुकान है ना, वहीं से लेके आऊँगा आपके लिए, बिल्कुल उसे आप बर्गर में डालना। हाँ हाँ बेटा, पता ज़रूर करना। वे भी धीरे से खिसियाते हुए जवाब देते हैं। उनको आपस में तब से खुसर खुसर करते देखता देव अब उनको सख्त नज़रों से घूरता हुआ फिर से रजिस्टर लेकर स्टोर के अंदर चला जाता है। उनकी आंखों से ओझल होते देव के पिता और कार्तिक आपस में दांत भींचे हंसते हैं। फिर थम्सअप की मुद्रा करता कार्तिक बाहर निकल जाता है। देव खुद को व्यस्त रखे जैसे खुद से ही कोई आंतरिक युद्ध कर रहा था, जिसमें लगातार हारता हुआ वे एक पल को भी नीमा का ख्याल अपने दिमाग से हटा नहीं पाया। पर सब अपने दिल में जब्त किए देर रात आखिर में चुपचाप दुकान बंद कर घर लौट आता है। रात का खाना उनके यहाँ सब मिलकर 10 बजे साथ में लेते थे। देव का सब इंतज़ार कर रहे थे। वे आया भी और सबके साथ डिनर भी किया, पर उसकी खामोशी सबके बीच होकर भी उसे अजनबी बनाए रही। वे कुछ थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे में चला गया। बाकी बचे 3 जोड़ी आंखें सब चुपचाप घटित होता बस देखते हुए अंतरस महसूस करते रहे। सुबह आंख खुलते देव करवट बदलता हुआ देखता है कि उसके आसपास उसकी माँ और पिता मौजूद थे। वे आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। माँ उसका सर सहलाते हुए कहने लगी, हर एक दिन नई सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, तो तुम कैसे बेउम्मीद रह सकते हो मेरे बच्चे। हाँ और क्या, और तुम्हें ऐसे उदास थोड़े रहने देंगे। पिता भी उसके पास बैठते उसके कंधे पे हाथ रखते कहते हैं। और देव उनकी ओर अभी भी आश्चर्य से देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। कनाडा कौन सा दूर है, जहाँ मन हो वही शरीर भी होना चाहिए, माँ मुस्कुराती हुई कह रही थी। तुमने जब नीमा के लिए इतना किया तो क्या अब उसके दूर जाने पर उसका साथ छोड़ दोगे। और क्या, कनाडा जाने को जितने का टिकट लगेगा मैं दूंगा ना, पर बेटा यूं खुद के साथ अत्याचार मत करो, ये मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। अपने बच्चों को उदास में नहीं देख सकता। देव के पिता के आखिरी शब्द भर्रा गए थे। देव उस पल उनका चेहरा गौर से देखता रहा। ऐसा करते उसका मन गर्व से भर उठा। आखिर यही तो उसकी खूबसूरत दुनिया है, जहाँ उसके लिए उसके अपनों के दिल में अपूर्व प्रेम विद्वान था। मैं तो न खुद कभी रुद्रपुर से बाहर गया, न तुम ही गए बेटा, पर आज तुम्हें खुशी से हम कनाडा भेज रहे हैं। जा और दिल की कर ले अपनी। वे अपनी आंखों में देखता उस पल उसके लिए संसार की सबसे विश्वसनीय थी। वह जानता था कि उसके पिता, जो कभी अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, पर अपने बच्चों का मन पढ़ना खूब चाहते थे, आज तक उसकी कोई बात अनसुनी नहीं की। आज तो बिन कही उसके मन की सुन ली। वह झट से उनके गले लग गया। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो और आप बेस्ट माँ। अपनी दूसरी बाह अपनी माँ के गले में डालता देव अब एक साथ दोनों के गले लग गया था। देव के पिता उसके हाथ में एक पैकेट रखते हैं तो देव उस पैकेट को आश्चर्य से देखते वहाँ उचका कर उनकी ओर देखता है। 1 लाख है, जाकर टिकट ले ले। पापा पहले वीज़ा बनेगा, देव जल्दी से कहता है। ओहो, जो भी बनवा ले, आगे भी और जो ज़रूरत हो मुझे बता देना बस। वे हर्ष से अपनी बात कह रहे थे, पर देव उस पर अचानक उदास हो उठा। पापा, जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो सही होगा? क्या मैं नीमा को ढूंढ भी पाऊंगा? जब रुद्रपुर में ढूंढने में 2 महीने लग गए, तब दूसरे अनजान देश में उसे आखिर कैसे खोज पाऊंगा मैं? देव का परेशान स्वर सुनकर वे उसका हाथ थामते उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, देव, तुझे पता है मैंने अपनी दुकान की दीवार पर फूल पत्ती या पेंटिंग सजाने के बजाय जगह जगह कोटेशन क्यों लिखवाई? पता है ना क्यों? देव उनकी ओर गौर से देखता रहा और वे कहते रहे, मेरे पिता इतने मजबूर थे कि मुझे स्कूल नहीं भेज पाए और मजबूरन मुझे अपने साथ दुकान पर बैठाने लगे। तब उनसे मैंने जीवन का जो सबक सीखा वो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और इसी जीवन के मूल सूत्रों को सदा याद रखते मैंने दुकान की दीवारों पर लिखवा लिया। और जब भी मैं परेशान नहीं होता हूँ ना, तो अपने पिता को याद करते बस अपने सामने देखता हूँ
और उस समय मेरी नज़रों के सामने जो कोटेशन होती है वही मुझे आगे का रास्ता भी दिखलाती है। तो देव, तुम भी आंखें बंद कर बस ध्यान करो और आगे बढ़ो। ईश्वर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। सही कहते हैं आप। यू आर माई रियल इंस्पिरेशन पापा। पापा के गले लगे वे मन ही मन नीमा को याद करते बुदबुदाता है, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास नीमा, मेरा इंतज़ार करना, कहकर मन ही मन मुस्करा उठा देव। अच्छी एक्सक्यूज मी। नीमा को अचानक छींक आ गई, जिससे उसके पास बैठी दीपा घूर कर उसकी तरफ देखती है। नीमा, शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम्हें कुछ शॉल ले लेना चाहिए। उनसे कुछ दूर बैठे प्रथम का ध्यान भी नीमा की ओर जाता है। वे सभी छुट्टी के दिन बाहर गार्डन में बैठे थे। अभी मौसम में जाती हुई हल्की सी धूप फर्श से धीरे धीरे सरक रही थी, पर अभी भी धूप है। अभी धूप है, अभी कौन सी ठंड आई है? दीपा थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में बोलती है। तब तो फिर तुम्हें कोई याद कर रहा होगा नीमा, हल्की मुस्कान के साथ प्रथम ने कहा। ये सुन नीमा भी हल्के से मुस्कुरा दी, पर दीपा तुरंत ही अपनी तिरछी मुस्कान से कहती है, इसे कौन याद करेगा? दीपा कहकर जिस तरह हंसी प्रथम को बुरा लगा, वह तुरंत ही नीमा की ओर देखता है, जो अब सर झुकाए अपनी आंखों के भाव उनसे छुपा ले गई। हो सकता है हॉस्पिटल वाले याद कर रहे होंगे। दीपा प्लीज, प्रथम अब कहकर उसे टोकता है। आई एम जस्ट जोकिंग, कहकर वे फिर कसकर हंस दी। प्रथम उसे फिर टोकना चाहता था, पर तभी वे देखता है कि नीमा उठकर जा रही थी। इससे पहले कि वे उसे रोकता, वे बिना उसकी ओर मुड़े कहने लगी, बीबी उठ गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। कहकर नीमा बिना उनकी ओर मुड़े तुरंत ही वहां से चली गई। पीछे प्रथम दीपा को कुछ समझा रहा था और वह यूं ही हंसी में उसकी बात उड़ा रही थी। देव तुरंत ही तैयार होकर बाहर निकल आया। वह उसकी मंजिल ट्रैवल एजेंसी थी। आज उसकी बाइक मुख्य सड़क से निकलने के बजाय गलियों मैदानों से गुजर रही थी, जिसके दोनों ओर घने पेड़ों के झुरमुट नजर आ रहे थे। वह आने वाले वक्त के इंतजार में इतना खुश था कि उसका मन कुछ न कुछ गुनगुना रहा था। उसकी बेखुदी का यह आलम था कि उसके बुदबुदाते होंठ कुछ गुनगुना रहे थे, मानो अभी वे बस 2 पल बाद ही नीमा उसके सामने होगी। पर दिमाग जानता था कि उसकी मंजिल अभी दूर है। पर दीवाने दिल को कहाँ दिमाग की सुननी थी। नीमा का ख्याल कर देव मुस्कुरा कर गुनगुना उठा, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। दिल्ली से महज 6 घंटे की दूरी पर होने और हल्द्वानी, जो उत्तराखंड के पहाड़ी पर्यटन का प्रवेश द्वार माना जाता है, उसके नज़दीक होने से रुद्रपुर ट्रैवल एजेंसी का एक बहुत बड़ा गढ़ था। रुद्रपुर के लगभग हर स्थान पर ट्रैवल एजेंसी मौजूद थी, इसलिए देव को किसी ट्रैवल एजेंसी तक जाने के लिए ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी। दोपहर के समय जब वे किसी ट्रैवल एजेंसी के अंदर जा रहा था। हाँ जी बोलिए। अंदर प्रवेश करते देव अपनी गर्दन इधर उधर करता कुछ खोज ही रहा था। उससे पहले एक लड़की जो शायद रिसेप्शन पर बैठी थी उसे टोकती हुई पूछती है, हाँ वो मुझे कनाडा जाने का। देव अपनी बात जानकर अधूरी छोड़ता हुआ उसका चेहरा देखने लगा। वे भी कस्टमर देख अपनी दिलचस्प नज़रें उस पर सीधी करती हुई कहती है, ओके वीज़ा चाहिए, आप बैठिए, मैं बात करके बताती हूँ। देव उसकी बात पर सर हिलाता अंदर आता उसकी नज़रों के सामने बिछे सोफे पर धंस जाता है। वह बहुत हिचकिचा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की मौजूदगी वहाँ बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे करते 20-25 मिनट बीतते उस लड़की ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अब देव अपने बगल में बैठे 2 व्यक्तियों पर ध्यान देता है, जो अपनी गोदी में रखे बैग से धीरे से नोट निकालकर गिनते हुए आपस में बुदबुदा रहे थे। अभी तक 1 लाख दे चुके, पर टिकट अभी तक नहीं मिली, पहले सारा पैसा चाहिए। क्या करे, बोला तो है 4 दिन और लगेंगे, पिछली बार भी तो यही कहा था। बोलते हैं सरकारी प्रक्रिया है तो काहे को खोल कर बैठे एजेंसी, सरकारी कार्यालय जाके न बैठ जाते। वे आदमी कुछ ज़्यादा ही भन्नाया लग रहा था।
उसकी बात सुन देव अपनी पॉकेट में सहेज कर रखे 25,000 और अंदर पॉकेट में सरका कर सोचने लगता है, ये कहीं कोई गलत जगह तो नहीं बैठ गया। देव से अब वहां और नहीं रुका गया और वह धीरे से भीड़ के पीछे से वह उठकर बाहर चला गया। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की मिस्टर देव की आवाज लगाती है, पर बदले में उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। देव बाहर आकर एक गहरा श्वास छोड़ता इधर उधर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, जाना भी है पर कैसे, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी कोई उसे पुकारता है तो वह आवाज की ओर मुड़ता हुआ देखता है। उसके पीछे कोई कोयले सा काला एक गहरे बदन का कोई आदमी खड़ा उसे बड़े आत्मीय भाव से देख रहा था। परेशान लग रहे हो, लगता है पता चल गया, ऊंची दुकान फीके पकवान। उसकी बात सुन देव एकदम से सकपका जाता है। हमसे काम बोलो, फिर बस देखना भाई का नाम याद रह जाएगा। वह मुस्कुराकर अपना कॉलर उठाते हुए कह रहा था। देव उसके चेहरे को फिर से ध्यान से देखने लगता है। उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थी। मुझे कनाडा जाना है, वीजा चाहिए तो एक हाथ पासपोर्ट लाओ, दूसरे हाथ वीजा लो। वह सहजता से बोलता है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। देव हिचकिचाते हुए बोला, कोई बात नहीं, वो भी बनवा देंगे, बस कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे बस। उसकी ओर देव और कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही आदमी बोल पड़ा, और वो भी फ्री में, पासपोर्ट और वीज़ा बनवा दूंगा, बस टिकट का जो लगेगा वो दे देना। इतना सुनते देव की आंखें चमक उठी। देखो, अपना काम ही है मदद करना भटकों की, तुम अब बस समय जाया मत करो, 3 डॉक्यूमेंट दो और बस हफ्ता भर इंतजार करो, काम पहले होगा, पैसे बाद में लूँगा। ठीक है। देव खुश होते झट से सर हिलाते हुए पूछता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? बस आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी और 3 फोटो दे दो बस। सब उस समय उसके पर्स में था, तो बिना देर किए देव जल्दी से पास की फोटोकॉपी की दुकान जाकर सबकी फोटोकॉपी कराकर उसको देता है। फिर उसे अपने मोबाइल का नंबर देता है, तो वह आदमी उसके सामने अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मेरा कार्ड, नाम याद रखना चमन लाल, अब घर जाओ और हफ्ता भर चैन से सो जाओ, कहकर अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए हंस देता है। देव को भी उस पल एक सुकून सा महसूस हुआ कि वह अपनी मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया। कैसे कैसे करते उसके 3 दिन बीत रहे थे। एक फ़ोन आया, वह लड़खड़ाते हुए कह रहा था, भैया आजा, तुम्हारा मेडिकल होना है, इसलिए सब फिट है ना, कहीं हफ्ता 2 हफ्ता बीमार वार तो नहीं हुए थे ना, अगर एक बार मेडिकल फेल हो गया तो पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। उसकी बात सुन देव कुछ तुरंत सकपका गया। एक आखिरी मौका था, अगर खरा ना उतरा तो फिर क्या होगा। उसकी हिचकिचाहट वह इस बार से वो समझ लेता है। भैया एक फेवर तुम्हारे लिए ले सकता हूँ, अगर अपनी पहचान का एक आदमी है, 2-3 हज़ार में मेडिकल बना देगा, अब बोलो आना है या ऐसे ही कर दूँ। देव उसकी बात सुनता सोच में पड़ गया था। आखिर क्या फैसला लेगा देव, आगे क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, जानने के लिए सुनते रहें कहानी इस कदर प्यार है।